हेलो एवरीवन, खमागणी राम राम। तो पहले बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, और साथ ही फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, और किस प्रकार से वेरिएशंस आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और एक छोटी सी टर्म है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, पर हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशनल एनर्जी, देखिए हमारे पास दो एटम्स हैं, दो एटम्स को मान के चलते हैं। सपोज हमारे पास एक फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन के एटम्स, इसी को मान करके चलते हैं। देखिए एक है हमारा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, आउटर मोस्ट NH2 Np5, यानी कि 2, और यहाँ पे क्या होता है 2 होता है, 2s2p5 होता है। तो वही अपने को फिल करना है। ठीक है, क्या बच्चों, यहाँ से ये फर्स्ट 1s 2s और 2p। ठीक है, 1s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2s में भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और p ऑर्बिटल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स है। एक कंडीशन ये है जिसमें हमने क्या दी, कुछ एनर्जी इसको प्रोवाइड करवाई है, कुछ एनर्जी इस एटम को हमने प्रोवाइड करवाई। उससे हुआ क्या है कि एटम को जैसे ही हमने एनर्जी प्रोवाइड करवाई, ये जो बाहर वाला ऑर्बिटल है जो कि एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये क्या होता है बच्चों, हमारा वेकेंट ऑर्बिटल है। और इसको हम क्या बोलेंगे, जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होते हैं, जो बाहर वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, वो हायर एनर्जी वाले होते हैं। ठीक है, इस ऑर्बिटल की एनर्जी हाई है और इस ऑर्बिटल की एनर्जी लो है। ठीक है, तो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स और लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में कोई कंफ्यूजन, जैसे कि ये हमारा कोई एक एनर्जी है और यहाँ पे एक ऑर्बिटल नीचे वाला है और एक ऑर्बिटल p वाला, ये वाला है। ठीक है, तो ये क्या हमारा s ऑर्बिटल है, ये क्या हमारा p ऑर्बिटल है, उसके बाद d ऑर्बिटल आएगा। तो एनर्जी किसकी ज्यादा है, s की कम होगी, p की फिर ज्यादा, फिर d की ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं। तो आउटर ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं और इनर वाले ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है, और ये क्या बच्चों, हमारा हायर एनर्जी ऑर्बिटल। राइट, इतना क्लियर है। चलिए, तो जैसे ही हमने क्या किया, इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाई, एक इतना अमाउंट एनर्जी प्रोवाइड करवाई कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन निकल करके इस आउटर मोस्ट यानी कि हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में मूव कर गए, है ना। क्योंकि इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, क्योंकि वैसे भी क्या लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में तो इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कम होगी। तो जैसे ही कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करवाएंगे, तो इसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। इससे क्या होगा, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में मूव कर जाएगा। ठीक है, जिस यहाँ पे क्या होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। एक कंडीशन ये है, इसमें क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है एटम से बाहर नहीं निकला, इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, और एक इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया, इसके हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में। एक कंडीशन हमारी ये है, और एक कंडीशन जस्ट थिंक कि हमने क्या किया कि एक एनर्जी प्रोवाइड करवाई, हमने क्या की, इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करवाई, जिससे क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस बार सेकंड कंडीशन जब हमने लगाई, तो इस बार इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में न जा करके ये कहां हो गया, बिल्कुल एटम से ही बाहर निकल गया, है ना, एटम से बाहर निकल गया यहाँ पर। तो ये कंडीशन हमारी ये है। ठीक है, जहां पर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और p ऑर्बिटल में कितने हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस साथ में इलेक्ट्रॉन। ये कंडीशन है। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब यहां पर और यहां पर कुछ डिफरेंस है, बिल्कुल है। यहां पर इलेक्ट्रॉन उसी एटम के हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में मूव किया है, और यहां पर एनर्जी प्रोवाइड करवाने पर एटम कंप्लीटली एटम से बाहर हो गया। सही है, यानी कि इस वाली कंडीशन में तो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, यहाँ पर प्रोटॉन्स भी होंगे। तो कितने हैं, 5 और 2 कितने हैं, 7 प्लस 2 कितने हो गए बच्चों, 9। ठीक है, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 9 है। और यहां पर इस सिचुएशन में क्या हुआ कि प्रोटॉन कितने हैं, 9 है, और इलेक्ट्रॉन कितने, क्योंकि एक तो कंप्लीटली बाहर हो गए। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने आए बच्चों, यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स।
तो डिफरेंस तो है, किसने कहा डिफरेंस नहीं, बिल्कुल डिफरेंस है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी सिस्टम को, जहां पर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में पहुंच जाए, तो उसे हम बोलते हैं एक्साइटेशनल एनर्जी। ये क्या होती है हमारी एक्साइटेशनल एनर्जी। इसे हम आयोनाइजल एनर्जी कभी नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है? जिसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में मूव कर रहे हैं। और सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, जब हमने कुछ इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करवाया कि वो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ करके कंप्लीटली रिप्लेस हो गया, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशनल एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको हम, आयोनाइजेशनल एनर्जी। तो जो एनर्जी हमने प्रोवाइड करवाई है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ करके बाहर निकल गया, उसे हम बोलेंगे आयोनाइजेशनल एनर्जी। और जो एनर्जी हम किसी एटम को प्रोवाइड करवाते हैं, उस एनर्जी को एटम को देने के बाद भी वो एटम से बाहर नहीं निकलता, वो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में चला जाता है। तो ऐसी एनर्जी को हम बोलते हैं एक्साइटेशनल एनर्जी। ठीक है, इतना क्लियर है? तो पहले इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो एक्साइटेशनल एनर्जी और आयोनाइजेशनल एनर्जी में थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन हुआ कि कौन सी एक्साइटेशनल एनर्जी है और कौन सी आयोनाइजेशनल एनर्जी होती है। चलिए आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन कहाँ लिखेंगे, यहीं पे लिख लीजिए। ठीक है, देखिए क्या है बच्चों, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड for the completely removal of electron from the atom या फिर एलिमेंट। इतना नोट कीजिए, ये आप एक सिंपल सी डेफिनेशन है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको समझा सकते हैं। ठीक है, चले आगे रफ करें। देखिए अभी जो है एक्साइटेशनल एनर्जी से अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को आयोनाइजेशनल एनर्जी से मतलब है, तो वो तो समझ में आ ही गया है। अभी देखिए जो आयोनाइजेशनल एनर्जी है बच्चों, उसे हम किलो जूल मोल इनवर्स में, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, क्या होती है, किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो फर्स्ट आयोनाइजेशनल एनर्जी होती है, सेकंड आयोनाइजेशनल एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशनल एनर्जी, इसको एक जनरलाइजेशन आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशनल एनर्जी होती है, जो फर्स्ट आयोनाइजेशनल एनर्जी होती है वो सेकंड आयोनाइजेशनल एनर्जी से कम होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि कम होती है, सेकंड आयोनाइजेशनल एनर्जी ज्यादा होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशनल एनर्जी कम होती है। और जो थर्ड आयोनाइजेशनल एनर्जी है बच्चों वो और भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड आयोनाइजेशनल एनर्जी कुछ इस प्रकार से, ये जनरलाइजेशन है। इसमें कई बार वेरिएशंस भी आते हैं कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशनल एनर्जी है वो ज्यादा हो जाती है और सेकंड आयोनाइजेशनल एनर्जी कम हो जाती है, तो ऐसे भी वेरिएशंस जिसको हम देखेंगे आगे। ठीक है, पहले इस चीज को नोट कीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी देखिए हमने यहाँ पर जो फर्स्ट आयोनाइजेशनल एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशनल एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशनल एनर्जी है, ये होती क्या बेसिकली। देखिए जब हम कुछ एनर्जी का अमाउंट किसी एटम को या फिर किसी एलिमेंट को दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करवाया, जिससे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशनल एनर्जी, जहां पर हमने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है। जब हमें ठीक है इसी एटम में से एक और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो कुछ एनर्जी प्रोवाइड करवा करके, सपोज हमने इसी एटम को फिर से एनर्जी प्रोवाइड करवाई है ना, तो पहली बार में दी गई एनर्जी है जिसे हमने क्या कहा, फर्स्ट आयोनाइजेशनल एनर्जी। अब हम सेकेंड टाइम एनर्जी को प्रोवाइड करवाते हैं जिससे कि एक और इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सके, बाहर निकाल सके। तो यहां पर कुछ इस प्रकार से, और ये है हमारा पी ऑर्बिटल। अगर एक इलेक्ट्रॉन फिर से निकल गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये एस ऑर्बिटल्स है, और पी ऑर्बिटल में कितने हैं बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, यहां से क्या निकला, +1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो अब तक कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया।
तो यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने हैं बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 9 है, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर, फिर से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इस जो सेकेंड टाइम एनर्जी दी जाएगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसे हम बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशनल एनर्जी। इसी प्रकार से थर्ड आयोनाइजेशनल एनर्जी भी होती है, जिसमें क्या होगा, ये क्या होगी हमारी थर्ड आयोनाइजेशनल एनर्जी, जिसमें तीसरे इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकालना है। तो यहां पर क्या होगा, इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे p ऑर्बिटल में कितने, एक इलेक्ट्रॉन फिर से निकला, -1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितने बचे p ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। सही है, तो यहाँ पर भी प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, 9, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर हमने लिखा है वो क्यों और किस बेसिस पे लिखा है, इसको समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, समझ में आया, सेकंड और थर्ड समझ में आ गया। ठीक है, थर्ड टाइम में जो एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाएगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, थर्ड आयोनाइजेशनल एनर्जी बोलेंगे। अब ये ऑर्डर हमने क्यों दिया उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट आयोनाइजेशनल एनर्जी की बात करते हैं, ये क्या हमारी फर्स्ट आयोनाइजेशनल एनर्जी की बात करते हैं। देखिए, हमने क्या किया यहाँ पर, इस वाले केसेस में क्या है, प्रोटॉन भी 9 है और इलेक्ट्रॉन भी बच्चों 9 है। ठीक है, प्रोटॉन भी 9 है और इलेक्ट्रॉन भी 9 है। इस केस में क्या है कि एक प्रोटॉन, दैट मींस क्या हो रहा है कि 9 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स, 9 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स 9 इलेक्ट्रॉन्स पे, यानी कि एक प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, 9 इलेक्ट्रॉन्स को ही अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट क्या कर रहा है, उसको फोर्स से बांध कर रख रहा है। ठीक है, तो 9 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स कितने इलेक्ट्रॉन्स पे, 9 इलेक्ट्रॉन्स पे। चलिए ठीक है, अगर हम इसको कुछ, अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स से क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स है, इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना है और इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, और उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही हम क्या बोल रहे हैं, आयोनाइजेशनल एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, उसी को आयोनाइजेशनल एनर्जी बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या किया हमने, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करवाने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने प्रोवाइड करवाया, जिससे ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक किया और इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ करके बाहर निकल गया। ठीक है, जिससे हमें क्या मिला, कुछ इस प्रकार का एलिमेंट मिला। अभी देखिए, हमने क्या किया, कुछ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रोवाइड करवाया, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर हुआ क्या, इस केस में हमने एनर्जी तो प्रोवाइड करवाई है और इलेक्ट्रॉन को भी निकाला, लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पर 9 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स 9 इलेक्ट्रॉन पे है, और यहाँ पे क्या बच्चों, 9 प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स पे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम है यहाँ पर। यानी कि क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज कर चुका। अगर इसको कहा जाए तो 9 डिवाइडेड बाय 9 कितना आएगा बच्चों, 1। 9 डिवाइडेड बाय 9 कितना आएगा, 1। अगर हम इसको देखें तो 9 डिवाइडेड बाय 8 वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, 1 पॉइंट कुछ आएगा, इसकी वैल्यू और कम, यानी कि ये वैल्यू कम है और ये वाली वैल्यू क्या ज्यादा है। दैट मींस यहां पर अट्रैक्शन फोर्स क्या हुआ, इंक्रीज कर गया ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि 9 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स कितने इलेक्ट्रॉन्स पे है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पे है। तो यहां पर इस केस के कंपेयर में यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इंक्रीज कर गया, और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अब जो सेकंड आयोनाइजेशनल एनर्जी हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड करवाने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स को छोड़, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज कर गया, और ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट केस था और ये सेकंड केस था। यहाँ अट्रैक्शन फोर्स कम था, जिसकी वजह से एनर्जी कम देनी पड़ी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। यहाँ पर क्या, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज कर गया, दोनों के बीच ज्यादा फोर्स है, तो इस फोर्स को ब्रेक करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इसको हम इस बार जो E1 है उसकी वैल्यू कम होगी और E2 की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ का जो फोर्स है वो क्या है,
स्ट्रॉन्ग है, इस फोर्स को ब्रेक करवाने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होगी, इसीलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। इसी प्रकार से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू और भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर 9 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स 7 इलेक्ट्रॉन्स पे है। ठीक है, 9 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स पे, दैट मींस यहां पर क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स यहां से ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को, इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करवाने के लिए यहां से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसी वजह से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी उससे भी ज्यादा होती है। ठीक है, आई होप कि ये चीजें समझ में आई होंगी कि हमने ये जनरलाइजेशन जो चीज लिखी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, वो क्यों और किस बेस पे लिखा है। ठीक है, तो सारा खेल क्या है किसका, अट्रैक्शन फोर्स का। अट्रैक्शन फोर्स को इंक्रीज करने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज की जा रही है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट से। अब चलते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। कब करते हैं बच्चों? चलिए देखिए यहीं पे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं, साइज है और चार्ज है। ये दोनों ही चीजें एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, पर दोनों ही क्या करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करती है। देखिए सपोज हमारे पास कोई एक एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन यहां पर है। ठीक है, इसका साइज छोटा है, देखिए हमारा स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है। और एक एटम है जिसमें क्या बच्चों, इतना बड़ा है और इलेक्ट्रॉन यहां पर है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, इस एटम का साइज इंक्रीज कर चुका है और यहां पर साइज क्या है, कम है। यहां पर क्या बच्चों, लार्ज साइज। देखिए एक प्रोटॉन हमारा ये है और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। सारा खेल किसका, अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक कर, अट्रैक्शन फोर्स को लूज करने का, है ना, वही है। तो यहां पे भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, लेकिन अब फोर्स कहां पर ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स यहां ज्यादा होगा कि यहां पर ज्यादा होगा, वही अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो एक सिंपल सी चीज है कि इलेक्ट्रॉन जितना पास होगा प्रोटॉन के, अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा प्रोटॉन से, अट्रैक्शन फोर्स भी डिक्रीज कर जाएगा। तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है। ठीक है, तो यहां पर मिनिमम अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, और यहां पे क्या है बच्चों, मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, यहां फोर्स ज्यादा होगा और यहां फोर्स कम होगा। तो ज्यादा फोर्स है तो इस फोर्स को ब्रेक करवाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी कि ज्यादा होगी। ऑब्वियसली अगर फोर्स ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के बीच में, तो उस फोर्स को ब्रेक करवाने के लिए भी एनर्जी का अमाउंट ज्यादा देना पड़ेगा हमें। तो यहां पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, दैट मींस इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन यहां के इलेक्ट्रॉन्स को हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम है। जैसे कि फ्लोरीन है और क्लोरीन है, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन है और आयोडीन है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइज छोटा है। और आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है। तो प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और यहां पर अपने को अमाउंट भी इंक्रीज करवाना पड़ेगा एनर्जी का। तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। साइज जितना बड़ा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी, और साइज जितना छोटा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अपने को यहाँ के इलेक्ट्रॉन को निकालने के ज्यादा अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और यहाँ पर मिनिमम एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी, यानी कि कम एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन
एनर्जी, इतना नोट कीजिए। चले आइए देखिए, अब उसके बाद आता है हमारे पास चार्ज का फैक्टर्स। ठीक है, पहला हमने देखा साइज, उसके बाद देखते हैं कि चार्ज से कैसे इफेक्ट होता है हमारा ये। ठीक है, देखिए चार्ज है ना, जैसे कि ये कोई एटम है जिसमें क्या मेटल मान लीजिए या फिर कोई भी एटम मान लीजिए। ठीक है, एटम है, ठीक है, सपोज इसको ए मान लीजिए, ये क्या हमारा एटम है। इसको हमने क्या की, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करवाई। ठीक है, कुछ एनर्जी जब हमने इसको प्रोवाइड करवाई तो क्या हुआ, ये ए प्लस में कन्वर्ट हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से जब हमने कुछ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर से प्रोवाइड करवाया तो क्या हुआ, यहाँ से बच्चों आके एक 2 प्लस निकल गया, 2 प्लस यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। ठीक है, फिर से जब हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाई तो क्या हुआ, ए 3 प्लस बन गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, चार्ज इंक्रीज कर रहा है। तो जैसा कि हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा था, जैसे कि फ्लोरीन का एग्जांपल था, अगर हम इसको फ्लोरीन मान करके चलते हैं तो प्रोटॉन कितने बच्चों 9 थे और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 9 ही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन कितने बच्चों 9 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 8 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। हमने जब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देने के बाद क्या हुआ बच्चों, यहाँ से प्रोटॉन कितने हैं 9 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर 7। सिमिलरली अगर हमने इसको फ्लोरीन मान करके चलते हैं तो, ठीक है, अगर सपोज ये हमारा एटम क्या है, फ्लोरीन है। ठीक है, तो P इज प्रोटॉन इज इक्वल टू 9 और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 है। सपोज उसी एग्जांपल को हम वापस से लेके चलते हैं तो क्या हुआ, यहाँ से चार्ज इंक्रीज कर रहा है और चार्ज इंक्रीज करने के साथ साथ क्या हुआ, यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि 9 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स 6 इलेक्ट्रॉन्स पे है और 9 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स 9 इलेक्ट्रॉन्स पे। तो बताइए अट्रैक्शन फोर्स कहाँ ज्यादा होगा, यहाँ के यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो चार्ज भी इंक्रीज कर चुका है और आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज कर चुकी है। तो चार्ज के इंक्रीज करने के साथ आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशनल एनर्जी, इतना याद रहेगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रोटॉन है, यानी कि हमने ये जो प्लस प्लस 2 प्लस 3 ये लगाया है, वो क्या है, ये वही तो है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज किया है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गया, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर गया। तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या शो कर रहा है, प्रोटॉन को ही शो कर रहा है कि यहाँ पर एक प्रोटॉन ज्यादा है, यहाँ पर एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है और यहाँ पर 3 प्रोटॉन ज्यादा है जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो। तो वही तो चीज पॉजिटिव चार्ज 2 प्लस या फिर 3 प्लस शो कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने ज्यादा होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन से, वो चीज शो करता है हमारा पॉजिटिव चार्ज 2 प्लस 3 प्लस। ठीक है, इतना याद रहेगा। ओके, अब कुछ केसेस देखते हैं इसमें और फिर उसके आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो चार्ज इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन उतनी ही ज्यादा, और साइज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। ठीक है, चले देखिए अब कुछ केसेस होते हैं जहां पर, अच्छा एक और चीज देख लेते हैं पहले कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है। अभी हमने देखा कि साइज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो अगर हम फ्रांसियम देखें, पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्रांसियम है ना, जो फ्रांसियम में सबसे बड़ा साइज है, फ्रांसियम का साइज सबसे बड़ा होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होने वाली है, आयनाइजेशन एनर्जी भी सबसे कम होने वाली है। और अगर हम यहाँ नोबेल गैसेस पे चलते हैं, हमारी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ठीक है, इन पे अगर हम चलते हैं तो देखिए इनका ऑक्टेट होता है कंप्लीट, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, है ना, रिएक्शन नहीं करते, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ये जो थोड़ा सा केसेज है, ये जो नोबेल गैसेज होती है, ठीक है, ये जो हमारी नोबेल गैसेज होती है, ये इलेक्ट्रॉन क्या बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें NH2 NP6, ठीक है, इस प्रकार से, तो देखिए आउटरमोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है, कितने आउटरमोस्ट ऑर्बिटल फुली कंप्लीटली क्या फुल फील्ड है, ये रिएक्शन ही नहीं करना चाहता, तो ये चाहेगा नहीं कि इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं करना चाहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले से ही स्टेबल है,
पहले से ही स्टेबल है। इसीलिए अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी हमें इसको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाने के कारण आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होने वाली है किसकी, हमारी नोबेल गैसेस की। तो नोबेल गैसेस की जितनी भी नोबेल गैसेस होती हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? तो नोबेल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। और साइज छोटा होगा तो हीलियम, अगर हम हीलियम की बात करें तो उसकी आयनाइजेशन सबसे ज्यादा होने वाली है, और अगर हम फ्रांसियम की बात करें तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होने वाली है, क्योंकि साइज सबसे बड़ा है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। अब हम कुछ केसेस देख लेते हैं, जैसे कि सपोज कहीं कहीं पर ऐसा होता है, जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन को देखते हैं या फिर अगर हम नियोन को ही देख लें, इसको अगर हम नियोन को ही देख लें, इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p6 होता है बच्चों, 2s2 2p6 होता है। अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इतना आसानी से नहीं जाने वाला, क्योंकि ये एटम जो है हमारे जो नियोन गैस है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसी वजह से ये नहीं चाहेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम इसको प्रोवाइड करवाते हैं तो ही इलेक्ट्रॉन निकल पाता। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, सपोज क्या बचा यहाँ से np5, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है, इतना आसानी से निकल, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है आसानी से निकल जाएगा कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है इसकी कम होगी, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं जहां पर अपने को उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, यानी कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना पड़ता है, ठीक है। उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या फिर नहीं है, हाफ फिल्ड है या फिर नहीं है, तो उस बेसिस पे भी ये चीजें डिपेंड करती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, ठीक है। अगर ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है तो आयनाइजेशन एनर्जी, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जिसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है बच्चों, किसकी, हमारी नियोन गैसेस की या फिर नोबेल गैसेस की बात कर लें, सभी नोबेल गैसेस की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ही सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। अगर आपसे कभी एग्जाम में या फिर कभी पूछ लिया जाए कि अगर किसी भी नोबेल गैसेस को या फिर कोई नोबेल गैसेस आपको गिवन हो और दे दे क्वेश्चन कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या फिर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ये आपको बताना है, तो आप सिंपल क्या बताया करेंगे, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होती है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। उसका रीजन समझ में आ गया, चले आगे। ओके, इसी प्रकार से आपके नाइट्रोजन है, क्या बच्चों आपके नाइट्रोजन है, इसका क्या होता है आपके 2s2 2p3 होता है। दैट मींस इसका जो p ऑर्बिटल है वो क्या बच्चों, हाफ फील्ड होता है, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, थोड़े स्टेबल होते हैं। तो ये नहीं चाहेगा कि अब उसका एक इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाए, क्योंकि अभी क्या है हाफ फील्ड है तो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। इसी वजह से क्या होगा, इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है बच्चों वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन के केसेस में भी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि आपकी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बात कर लें, इसका क्या होगा NH2 NP4 होगा। p ऑर्बिटल में कितने हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है बच्चों वो बहुत ही कम होगी, क्यों, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देकर के हाफ फील्ड हो सकता है तो फटाफट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो इसीलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और उसके बाद सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। उसका रीजन, क्योंकि हाफ फील्ड है और नहीं चाहेगा कि वो इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, हमारे कम होगी, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि नहीं चाहेगा कि ये अपना हाफ, क्योंकि हाफ फील्ड हो जाएगा, हाफ फील्ड होते ही स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, तो उसके बाद जो आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे हम वो ज्यादा होगी। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो इस प्रकार की काफी वेरिएशंस आ जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को डिसाइड करने के कि फर्स्ट होगी, ज्यादा होगी या फिर कम होगी, कौन से ज्यादा होगी कौन से कम होगी। तो वहां पर अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फिर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और जनरलाइजेशन क्या होता है कि फर्स्ट कम होती है, सेकंड ज्यादा होती है और थर्ड ज्यादा होती है, और कुछ वेरिएशंस आते हैं वहां पर। तो अपने को इस प्रकार से ऑर्बिटल्स
ऑक्टेट को देख करके अपने को निकालनी होती है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो लेक्चर है आपके कुछ समझ में आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।